हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुनील आनंद सर एक बार फिर आपके क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उसका सेकेंड पार्ट लेके आ रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी का आनंद सर एसएसटी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। तो आप इस यहाँ पर देख रहे हैं, दो नेताओं के चित्र हमने लगा रखे हैं। ये दोनों कौन हैं? ये पूरी कहानी जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उस कहानी इन दोनों नेताओं के बारे में ही है। इनमें से पहले नेता हैं ये, जिनका नाम है चौधरी भजन लाल। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं। तो आखिर मैं चौधरी भजन लाल की बात क्यों कर रहा हूँ? दरअसल आपके जो कहानी की शुरुआत होती है, हरियाणा की कहानी की जो शुरुआत होती है चैप्टर 3 का फर्स्ट पैराग्राफ में, वो पूरे हरियाणा इलेक्शन से संबंधित है। और ये हरियाणा में 1987 में जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, उस समय चौधरी देवीलाल विपक्ष के नेता थे। ये चौधरी देवीलाल जी हैं। 1990-91 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी, उसमें भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने। खैर, हमें हरियाणा इलेक्शन की बात करनी है। तो 1987 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में थी, जिसका नेतृत्व चौधरी भजन लाल जी कर रहे थे, जो एक समय देवीलाल की जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे। खैर, 1982 ईस्वी में कांग्रेस सत्ता में आई थी, और उसके बाद उस समय ये देवीलाल जी जो थे, हरियाणा संघर्ष समिति के नेता थे और विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। तो चौधरी भजन लाल के खिलाफ चौधरी देवीलाल इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। उस कैंपेन का एक हिस्सा आपके बुक में दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। चौधरी देवीलाल इलेक्शन असेंबली इन हरियाणा। यहाँ एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान हरियाणा के जो विपक्ष के नेता हैं देवीलाल, उनका क्या शेड्यूल था, किस तरह से वो बहुत ही व्यस्त नेता थे उस ज़माने के, उस समय के। हर दिन 8 बजे वो सवेरे उठते थे और सवेरे 8 बजे से उनका कार्यक्रम शुरू होता था और रात के 11 बजे तक इलेक्शन कैंपेन चलते रहता था। देवीलाल 76 साल के नेता थे, जो हरियाणा संघर्ष समिति के नेता थे। वो करनाल में भाषण देने आ रहे थे। उस समय करीब 5 घंटे तक लेट से वो पहुँचे थे, लेकिन जनता उनका इंतज़ार कर रही थी। 23 महीने से देवीलाल का यही इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, नित्य प्रतिदिन का इसी तरह से व्यस्तगी थी। तो आखिर वो इतने व्यस्त क्यों थे और किस तरह से चौधरी देवीलाल रैली कर रहे थे? आइए मैं उनके एक रैली का भी चित्र आपको दिखाऊं। जो करनाल में रैली हो रही थी, उसके चित्र हैं यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं। ये चौधरी देवीलाल किस तरह से फूल मालाओं से लदे हुए हैं। अपार जनसमूह करीब 5 घंटे से इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद जब पहुंचते हैं, चौधरी लाल के इंतज़ार में जब उस रोड से कोई गाड़ी निकलती थी, तो लोग ये समझकर तालियां खड़े हो जाते थे कि देवीलाल जी आ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि उस समय हरियाणा में देवीलाल कितने लोकप्रिय थे। देवीलाल का एक और चित्र है, आप इसमें देख सकते हैं। ये देवीलाल के एक चित्र है। तो आइए हम चौधरी देवीलाल के बारे में कुछ और जानते हैं। न्यूज़पेपर की कटिंग थी, जिसकी कहानी हम बता रहे थे, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि चौधरी देवीलाल जो 76 साल के नेता हैं, वह कितने व्यस्त नेता हैं। करनाल में एक रैली को संबोधित करने जब वो आते हैं, तो 5 घंटे से लेट होने के बावजूद जनता उनके लिए वहाँ खड़ी रहती है। वो सुबह 8 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक रैलियाँ करते हैं। 1982 से 87 तक भजनलाल शासन में थे। चौधरी देवीलाल ने एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम लोकदल रखा, और उन्होंने न्याय युद्ध के नाम से अपना कैंपेन चलाया था।
न्याय युद्ध यानी स्ट्रगल फॉर जस्टिस। फिर वो अन्य जो हरियाणा में उस समय राजनीतिक पार्टियां थी, उन पार्टियों को इकट्ठा करके अपना चुनाव कैंपेन चलाया था। बाद में उस समय जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, उससे वहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। इसलिए अभी और लोकदल के नेता देवीलाल ने ये वायदा किया जनता से कि अगर उनकी पार्टी चुनाव में जीतती है, सत्ता में आती है, तो उस समय जितने भी किसान हैं उनके कर्जे माफ़ कर दिए जाएंगे और जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके कर्जे को माफ़ कर दिया जाएगा। लोग पहले से ही भजन लाल की सरकार से दुखी थे, नाराज़ थे और ये जो प्रोमिस था वो उनको काफ़ी लुभा रहा था, जिसके कारण जब चुनाव होता है हरियाणा में तो लोकदल के अलायंस को 90 सीटों वाली विधानसभा में 76 सीटें मिलती है, अकेले लोकदल को 60 सीटें मिलती है, जबकि वहाँ सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। कांग्रेस जो सत्ता में होती है वह सिर्फ 5 सीटों पर सिमट जाती है। इस तरह से एक बार जब रिजल्ट आउट होता है तो कांग्रेस की सरकार चीफ और उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो सब शपथ लेते हैं। गवर्नर देवीलाल को नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित करते हैं। 3 दिन के बाद, इलेक्शन के 3 दिन के बाद सरकार का गठन होता है। as soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of all farmers। तो सरकार बनने के बाद उनकी चौधरी देवीलाल की सरकार एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करती है, जिसके अनुसार ये जो भी किसान थे, जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, उनके कर्जे को माफ़ कर दिया जाता है। उनकी पार्टी 5 साल तक रूल करती है, लेकिन 1991 ईस्वी में फिर से जब चुनाव होता है तो उस चुनाव में चौधरी देवीलाल की पार्टी हार जाती है। तो ये पूरे जो हरियाणा के संदर्भ में हमने देखा कि पहले कांग्रेस पार्टी शासन करती है, जनता उनसे नाराज़ होती है तो उस सरकार को चुनाव में हरा देती है, और फिर जब लोकदल से भी जनता नाराज़ होती है तो फिर उसको हरा करके पहले वाली सरकार को ले आती है, यानी दूसरी सरकार को ले आती है। तो ये हुआ कैसे? ये लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से ऐसा होता है जब सरकारें बदली जाती है। तो वाई इलेक्शन का एक महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इलेक्शन ही वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जनता अपनी सरकार की लोकप्रियता को आंकती है। अगर सरकार जो जनता के उम्मीदों पर खरा उतरती है तो जनता उस सरकार को रिपीट करती है, और अगर जनता में सरकार के खिलाफ नाराज़गी होती है तो इलेक्शन के माध्यम से जनता अपने गुस्से को निकालती है और फिर उस सरकार को हटा देती है। तो इसलिए अगर सोच लीजिए कि अगर इलेक्शन नहीं होता तो फिर सरकार का हटाना क्या संभव था? फिर वही भजन लाल हमेशा शासन में रहते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है और इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर हो रहा है। अगर ऐसा होता कि जो सरकार एग्जिस्टिंग सरकारें हैं वह इलेक्शन अपने मर्जी से अनफेयर तरीके से करवाती तो उसमें संभव था कि वो रिपीट हो जाते। लेकिन चूँकि हमारे देश में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग है और इसलिए ये संभव हो पाता है कि चाहे सरकारें कोई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, जनता उसको चुनाव के माध्यम से हटा देती है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और हमारा टॉपिक होगा व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। तो आप हमारे साथ बने रहें। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको इस चैप्टर के हर छोटी छोटी बातों को हम समझाएंगे, बताएंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।